नमस्कार, मैं सुरेश चौहान के आपके सामने संघ गाथा की महा सीरीज लेकर आ रहा हूं। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा। नमस्कार, मैं सुरेश चौहान के संघ गाथा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम उस भूमि की यात्रा पर हैं जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म हुआ। यह केवल महाराष्ट्र की कहानी नहीं, बल्कि उस विचार की कहानी है जिसने राष्ट्र निर्माण को अपना जीवन ही लक्ष्य बनाया। आखिर क्यों नागपुर चुना गया? क्यों महाराष्ट्र ही संघ की जन्मभूमि बना? आइए इतिहास के इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। मैं समय हूं और आज मैं आपको उस भूमि पर लेकर चलूंगा जहां एक विचार ने जन्म लिया, जिसने आने वाले 100 वर्षों में करोड़ों लोगों के जीवन को स्पर्श किया। यह है महाराष्ट्र, वह पावन धरती जहां 27 सितंबर 1925 विजयादशमी के दिन नागपुर में केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। यह केवल एक संगठन की शुरुआत नहीं थी, बल्कि राष्ट्र को संगठित, संस्कारित और आत्मविश्वासी बनाने के एक युगदृष्टा संकल्प का शुभारंभ था। महाराष्ट्र ने संघ को केवल जन्म ही नहीं दिया, बल्कि उसके विचार, अनुशासन और कार्य पद्धति को भी आकार दिया। कंदकुर्ती से डॉक्टर साहब का परिवार नागपुर में आया। कंदकुर्ती में त्रिवेणी संगम कहते हैं। बहुत निकट देवी शारदा का, सरस्वती का बासर स्थान है। तो चिंतन की मूलगामिता, पवित्रता आदि का संस्कार लेकर संभवतः ये परिवार नागपुर आया होगा। डॉक्टर साहब का पारिवारिक वातावरण ये कंदकुर्ती के संस्कारों से बना ही होगा। केशव, लो मिठाई खा लो। किस बात के लिए गुरुजी? अरे आज 22 जून है। आज से बराबर 60 साल पहले आज ही के दिन विक्टोरिया रानी का राज्यारोहण हुआ था। इसलिए अपना स्कूल ये दिन बड़ी धूमधाम से मना रहा है। अरे केशव, ये क्या कर रहे हो? हम उस रानी का राज्यारोहण क्यों मनाएं? जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, उनके ही राज्यारोहण की मिठाई खाऊं? मेरे लिए तो ये विष है। और हाँ, ना तो मैं ये मिठाई खाऊंगा और ना तो उस विक्टोरिया को अपनी रानी मानूंगा। वो झंडा देख रहे हो? झंडे को क्या हुआ? तुम्हें नहीं लगता वहाँ पर हमारा भगवा ध्वज लगना चाहिए? सही बोल रहे हो केशव। चलो मेरे साथ। ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? जवाब क्यों नहीं देते? बोलो। हम सुरंग खोद रहे हैं। सुरंग? वो किस लिए? यहाँ से सीताबर्डी किले तक जाने के लिए। मगर क्यों? क्योंकि उस किले पर अंग्रेजों का ध्वज शोभा नहीं देता। हम उस किले पर अपना भगवा ध्वज लहराएंगे। तुम्हारे ख्याल बहुत बड़े हैं केशव, मगर ये सब करने के लिए तुम्हारी उम्र छोटी है। तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, बस यही अच्छा होगा। चलो चलो मेरे साथ। यहाँ उपस्थित मित्रों, हमने आज रावण दहन किया। पर असली रावण कौन है? कौन है असली रावण? ये अंग्रेज सरकार असली रावण है। ये अंग्रेज सरकार अपने रावण जैसे 10-10 मुंह लेकर हम पर जुल्म करने की चेष्टा कर रही है। इस देश से अंग्रेज
तो चलो मेरे साथ बोलो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। नमस्ते साहब, मैं आबाजी हेडगेवार, मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। बैठिए। जी साहब। साहब, मैं केशव का चाचा हूँ। वो 4 दिन के लिए नागपुर से छुट्टी मनाने के लिए यहाँ आया था। उसको छोड़ दीजिए। छोड़ दो? क्या उसके माँ बाप ने यही सिखाया है उसको? भीड़ के सामने खड़ा रहकर अंग्रेजों के खिलाफ अपशब्द बोले? नहीं नहीं साहब, उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। साहब, केशव एक बच्चा है, नादान है। उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। उसको रिहा करने की कृपा करें। बच्चे की उम्र देखते हुए और आपके कहने पर मैं उसे रिहा करता हूं, लेकिन याद रहे, अगर यह गलती उसने फिर से की तो जो सजा बड़ों को दी जाती है ना, वही सजा उसे दी जाएगी। याद रखना। हवलदार। जी साहब। छोड़ दो बच्चे को। धन्यवाद साहब। महाराष्ट्र सदियों से संतों की, वीरों की और राष्ट्र चिंतकों की भूमि रहा है। संत ज्ञानेश्वर से लेकर समर्थ रामदास तक, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर लोकमान्य तिलक तक, इस धरती ने समाज को संगठन, स्वाभिमान और राष्ट्र भाव का संदेश दिया। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी ने एक ऐसा संगठन, उसकी नींव रखी जिसका उद्देश्य था संगठित और सशक्त राष्ट्र का निर्माण। मैं भारत माता हूँ, सदियों से समय की हर करवट को देखती आई हूँ। मेरे मस्तक पर हिमालय का गौरव है, तो मेरे हृदय में महाराष्ट्र की वह पावन भूमि भी बसती है, जहाँ 1 शताब्दी पहले राष्ट्र को संगठित करने का एक महान संकल्प जन्मा। नागपुर की इस धरती पर डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कर केवल एक संगठन नहीं बनाया, बल्कि राष्ट्रभक्ति, चरित्र निर्माण और सामाजिक संगठन का ऐसा दीप प्रज्वलित किया, जिसकी रोशनी आज विश्व के अनेक देशों तक पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र ने मुझे केवल वीर सपूत ही नहीं दिए, बल्कि एक ऐसी विचारधारा भी दी जिसने समाज को जोड़ने का सतत प्रयास किया। कि जैसे भारत का चिंतन, विचार, संस्कृति शाश्वत है, तो इस प्रकार के विषयों को लेकर काम करने वाला कार्य भी वो शाश्वत रहेगा। उसका बाह्य स्वरूप बदलेगा, परंतु आंतरिक जो तत्व है वो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं, क्योंकि काल प्रभाव में कुरीतियाँ आना स्वाभाविक है, दोष निर्माण होना स्वाभाविक है। अगर उस मूल स्वरूप को ठीक रखना है तो समय समय पर परिष्कार होता रहे, यही अपने महापुरुषों ने कहा, और यही काम वास्तव में निरंतर चलता रहेगा। इस कार्य की, इस प्रकार के कार्य की, संघ, इस संघ नाम से रहेगा नहीं रहेगा आप उसकी चर्चा न करें। मैं कहूँगा कि संघ जो करना चाहता है वो काम निरंतर आने वाले भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहेगा। स्वरूप बदलेगा, बाह्य रूप बदलेगा, कार्यक्रम बदलेंगे, रचनाएं बदलेगी, परंतु मूल जो तत्व है वो कभी समाप्त होने वाला नहीं, मूल कार्य कभी समाप्त होने वाला नहीं। चलो बच्चों, अपनी अपनी कक्षा में बैठ जाओ और बिल्कुल शैतानी मत करना। एक ब्रिटिश ऑफिसर इंस्पेक्शन करने के लिए आने वाले हैं। चलो आइए सर, आइए। हमने बहुत ध्यान रखा है बच्चों का। यहाँ से आगे सर। चलिए सर, आ गए। आइए आइए, बस यहीं पे सर, आइए। Good morning, all of you. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
should stop it! What's this nonsense going on? I'm sorry, sir. I don't like this. Sorry, sir. Sorry, sir. Sorry. This behavior is not acceptable. Yes, sir. I know. Sorry, sir. I'll punish you. नहीं सर, This माफ school कीजिए। is closed for 2 months. Understand? पिछले 2 महीने से स्कूल बंद है। इसकी वजह आप जानते हो। जो बच्चे माफी मांगेंगे, उसी को अंदर प्रवेश मिलेगा। केशव, तुम ऐसे ही खड़े रहोगे? माफी नहीं मांगोगे? माफी? जब मैंने कोई अपराध किया ही नहीं तो माफी क्यों? क्या मातृभूमि का वंदन करना अपराध है? यदि अपराध है तो मुझे अपराधी होने पर गर्व होगा। अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो स्कूल से निकाल दिए जाओगे। जहां मातृभूमि का वंदन करने के लिए माफी मांगनी पड़ जाए, मैं स्वयं उस शिक्षण संस्थान का बहिष्कार करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वर्ष 1925 की विजयादशमी, नागपुर का मोहितेवाड़ा, कुछ स्वयंसेवक और एक बड़ा संकल्प, यहीं से शुरू हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यात्रा। संख्या भले ही छोटी थी, लेकिन उद्देश्य विशाल था। यही छोटी सी शुरुआत आगे चलकर एक ऐसे संगठन में परिवर्तित हुई जिसकी पहचान आज भारत ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों तक पहुंच चुकी है। मैं भगवा ध्वज हूं। मैं मात्र एक रंग नहीं, मैं युगों की तप परंपरा का प्रतीक हूं। मैं उन अनगिनत बलिदानों की लौ हूं जिन्होंने इस भूमि को अक्षुण्ण रखा। मैं उस विचार का मौन साक्षी हूं जिसने महाराष्ट्र की धरती पर आकार लिया और पूरे राष्ट्र में अपनी पहचान बनाई। नागपुर में जब पहली बार स्वयंसेवक मेरे समक्ष एकत्र हुए, तब संख्या भले ही कम थी, लेकिन संकल्प अटूट था। मैंने उस क्षण को देखा, हेडगेवार ने व्यक्ति पूजा नहीं, बल्कि राष्ट्र और आदर्श को सर्वोच्च स्थान देने का निर्णय लिया। तभी से मैं संघ का गुरु बनकर प्रत्येक स्वयंसेवक को त्याग, तपस्या और राष्ट्र सेवा का मार्ग दिखा रहा हूं। महाराष्ट्र ने मुझे केवल सम्मान नहीं दिया, बल्कि अपने संतों, वीरों और राष्ट्र नायकों की परंपरा से वह शक्ति दी जिसने संघ की कार्य पद्धति को दिशा प्रदान की। संघ के विचार स्पष्ट है। संघ को जो कहना है वो संघ में संघ के संस्थापक जो थे उन्होंने संघ के स्थापना के समय ही कह दिया कि ये हिंदू राष्ट्र है। तो संघ का विचार स्पष्ट है। संघ ने कहा कि हमें हिंदुओं को संगठित करना है, बहुत स्पष्ट है। संघ ने कहा कि हमें हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज का संरक्षण और इस राष्ट्र के संवर्धन के लिए कार्य करना है। तो विचार बहुत स्पष्ट है, उद्देश्य भी स्पष्ट है और संघ की रचना भी बहुत मैदानी रचना है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई भी सीक्रेट जैसी बात नहीं है। हाँ, ये निश्चित बात है, ये सीक्रेट कुछ लोगों को इसलिए लगता है क्योंकि वो संघ को जो प्रस्थापित फ्रेम्स हैं या उसमें देखते हैं, उस चश्मे से देखते हैं, इसलिए उनको समझ में नहीं आता है। और इसीलिए वो जब बात समझ में नहीं आती तो उसको समझने की जगह वो इसको अपने अपने तरीके से, अपने जो उनके लिए जो कन्वीनियंस के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए वो इसको सीक्रेट बोल देते हैं। Do you have anything to say, doctor? हाँ, बिल्कुल। मुझे बहुत कुछ कहना है, पर आज मैं इतना कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का ही है। हमें हिंदुस्तान में स्वराज्य चाहिए। न्यायाधीश महोदय, मेरा आपसे एक सीधा प्रश्न है कि ऐसा कोई कानून अस्तित्व में है कि एक देश के लोगों को दूसरे देश पर राज्य करने का अधिकार प्राप्त होता है? हिंदुस्तान में न्यायाधिष्ठित कोई शासन नहीं है। हमारे यहाँ आज जो भी कुछ है वो पाश्विक शक्ति के बल पर लादा गया भय और आतंक का साम्राज्य है। कानून उसके दास और न्यायालय उसके खिलौने मात्र हैं। My lord, the only government that has right to exist in any part of the globe is the government of the people, by the people and for the people. All other systems of government that obtain
are a huge fraud designed by the adventurers for the pillage and plunder of the countries. न्यायाधीश महोदय, ये देश कोई अंग्रेजों का तो है नहीं, फिर हिंदू भूमि के लोगों को अपने पैरों तले कुचलकर उन पर शासन करने का अधिकार अंग्रेजों को किसने दिया? हमें ब्रिटेन पर राज्य करना नहीं है। हम तो बस ये चाहते हैं, जैसे ब्रिटेन के लोग ब्रिटेन पर और जर्मनी के लोग जर्मनी पर शासन कर रहे हैं, उसी तरह हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान पर शासन करें। हमने जो कुछ भी किया वो देशवासियों को जगाने का कार्य किया, मातृभूमि के भक्तों को जगाने का प्रयास किया है। मैंने जो कुछ भी कहा वो देशवासियों की स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए कहा। मेरा एक एक शब्द सत्य है और मैं उसका समर्थन करता हूं। You have committed treason. न्यायाधीश महोदय, मेरे अपने देश के स्वतंत्रता की इच्छा रखना देशद्रोह है? अगर हां, तो मैं ये बार बार करता रहूंगा। हम इससे कोई समझौता नहीं करेंगे। जब तक मेरा देश स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक चुप नहीं बैठेंगे। If you apologize, then this court can consider granting your bail. मैं जमानत लेने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं नहीं मानता कि मैंने कोई अपराध किया है। आपको जो भी सजा देनी है वो दे दीजिए। This speech of yours is more offensive than previous speech. Therefore, you are sentenced to 12 months imprisonment. वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। महाराष्ट्र ने संघ को केवल जन्म नहीं दिया, बल्कि उसे विचार, संस्कार और दिशा भी दी। यही कारण है कि यहां से निकले स्वयंसेवकों ने पूरे देश में संगठन और सेवा का कार्य आगे बढ़ाया। संघ की जन्मभूमि हमें यह सिखाती है कि संकल्प राष्ट्र के लिए हो तो एक छोटा सा बीज समय के साथ विशाल वट वृक्ष बन जाता है। इसी प्रेरणा के साथ आगे बढ़ते हैं संघ गाथा के अगले अध्याय की ओर। मैं समय हूं। मैंने देखा है कि इतिहास में कुछ स्थान केवल भूगोल नहीं होते, वे विचारों की जन्मस्थली बन जाते हैं। महाराष्ट्र ऐसी ही एक भूमि है जहां बोया गया एक छोटा सा बीज आज विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन के रूप में विकसित हो चुका है। नागपुर से प्रारंभ हुई यह यात्रा आज भी राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे संघ ने अपने विचारों को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने के लिए शिक्षा, संस्कृति और जनसंचार के विविध माध्यमों को सशक्त बनाया। देखिए, हम अगर परिवर्तन किसी कार्य के अंदर हम देखते हैं तो उसके दो हिस्से हैं। एक होता है बाह्य परिवर्तन, एक होता है आंतरिक परिवर्तन। तो बाह्य परिवर्तन को हमने स्वीकारा है, हमने कई बातें बदली हैं। हमने हमारी प्रार्थना तक बदली, हमारी संघ की प्रतिज्ञा बदली, हमने हमारी आज्ञाओं को बदला, हमने अपने कार्यक्रमों की रचनाओं में परिवर्तन लाया, हमने गणवेश में समय समय पर परिवर्तन लाया। तो युगानुकूल बाह्य रूप बदलता रहेगा, यह हमारी धारणा है। इसलिए उसको बदलने में हमने कभी भी कोई संकोच नहीं किया। समय समय पर जो जो भी आवश्यकताएं रही उसको हम स्वीकार करते गए। लेकिन जो आंतरिक भाग है वो कभी भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए, ऐसा मानने वाले हम लोग हैं। वो क्या है? एक वैचारिक अधिष्ठान है, उसको हम कभी छोड़ नहीं सकते। कार्य के द्वारा जिस प्रकार की मनुष्य शक्ति का हम निर्माण करना चाहते हैं, उस निर्माण की प्रक्रिया में परिवर्तन होगा, पर निर्माण की संकल्पना में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रक्रियाएं तो समय समय के अनुसार कालानुरूप आती जाएगी, लेकिन मूल जो उद्देश्य है कि समाज के लिए आवश्यक
ऐसे लोगों का निर्माण हो, इसलिए उस प्रकार के हम परिवर्तन करते गए। मूल बात में परिवर्तन नहीं हुआ, कार्यक्रमों में परिवर्तन होता रहा। ये जो लचीलापन है, 100 वर्ष की यात्रा का एकमात्र ये रहस्य है कि संघ का लचीलापन समय के साथ और समय के अनुसार बदलते हुए मूल संकल्पना के साथ अंश मात्र भी समझौता न करते हुए चलना, ये हमारे नेतृत्व ने समय समय पर मार्गदर्शन किया। मैं समझता हूँ कि बाह्य परिवर्तनों की ज़्यादा चिंता न करते हुए विचारधाराएं जो आई हैं भारत के अंदर, आपने जैसा कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन विचारधाराओं को हम सोचते हैं तो विचारधारा तत्कालीन रूप से लोग स्वीकार करते गए। हम अपनी शाश्वत विचारधारा को ही लेकर चले हैं। उदाहरण के लिए बताना है तो भारत हिंदू राष्ट्र है, ये कभी भी बदलने वाला विषय नहीं। 7 करोड़ हमारे हिंदू हमारे मुसलमान बनाए जाने की मांग की थी उन्होंने, ताकि भारत जब स्वतंत्र हो जाए तब मुस्लिमों की संख्या अपने आप बढ़ जाए। आप सबके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया। पिछले कई दिनों से मैं चिंतन कर रहा था। अब मेरा निर्णय हो गया है। हमें एक ऐसे हिंदू संगठन की जरूरत है जो राजनीतिक ना हो। लेकिन क्या ये विचार प्रत्यक्ष रूप धारण कर पाएगा? इस विचार को प्रत्यक्ष रूप में लाना होगा। जब 35 करोड़ लोग अपने धर्म की रक्षा करने के लिए आगे आएंगे, तभी इस धर्म की रक्षा होने की संभावना है। हमारे संगठन का प्रमुख उद्देश्य यही होना चाहिए, अपने धर्म के लोगों को जागृत करना और उनको उनके कर्तव्य का स्मरण दिलाना। डॉक्टर जी, इस पवित्र कार्य में हम सभी आपका साथ निभाएंगे। हम सब आपके साथ हैं। क्यों भाई, जरूर, है ना? जरूर। जी। तो चलिए, विजयादशमी के पावन अवसर पर हम इस नए संगठन की शुरुआत करते हैं। भाइयों, हमने संगठन तो बना लिया, पर इसका कुछ नाम भी तो होना चाहिए। नाम तो कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है जरीपट का मंडल होना चाहिए। जरीपट का? मेरा एक सुझाव है। मुझे ऐसा लगता है कि संगठन का नाम भारत उद्धारक मंडल होना चाहिए। अति सुंदर। इस नाम में तो राष्ट्रीयता की भावना और अपना उद्देश्य दोनों आ गए। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मतलब ये कि राष्ट्रहित के लिए स्वयं प्रेरित संगठन। वाह, ये नाम भी बहुत बढ़िया है। बिल्कुल सहज और अर्थपूर्ण। नाम के लिए हम चुनाव करेंगे। जिस नाम को ज्यादा मत मिलेंगे वही नाम हम चुनेंगे। अब जिसको जरीपट का मंडल पसंद है वो हाथ ऊपर करें। अब जिनको भारत उद्धारक मंडल पसंद है वो हाथ ऊपर करें। अब जिनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये नाम पसंद है वो हाथ ऊपर करें। ठीक है। सर्वसम्मति से चुनाव प्रक्रिया होने के बाद आज से हमारे संगठन का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।
महाराष्ट्र जब भी कहते हैं तब ये राज्य की यात्रा नहीं है, ये राज्य से राष्ट्र की तरफ की यात्रा है। और इसलिए महाराष्ट्र ही डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी ने चुना था। आज के अध्याय पर आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है और कल के अगले एपिसोड में मिलने की भी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। संघगाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघगाथा